नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुद्रास्फीति, जिसे हम लोग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जहाँ ये टॉपिक सिविल सर्विसेज के प्री एग्जामिनेशन के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ ये वनडे एग्जामिनेशन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन क्या है? वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी या वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी वस्तुओं या सेवाओं का अगर मूल्य लगातार बढ़ रहा है तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति। ठीक है दोस्तों, इसके कारण क्या होता है दोस्तों? जो मुद्रा है उसकी क्रय शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर आप पहले 20 रुपए का 2 केजी आलू खरीदते थे, तो अब मान लीजिए मात्र 1 केजी आलू ही खरीद पा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि रुपया तो वही 20 अभी भी है, पर इस रुपये की क्रय शक्ति घट चुकी है। यानी देख रहे हैं कि इसकी क्रय शक्ति लगभग आधी हो चुकी है। यानी कि मुद्रास्फीति में दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ कि मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी, पहली चीज़ ये है, मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी। दूसरा, मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी मुद्रा उतनी ही है, लेकिन उससे हम कम चीज़ें खरीद सकते हैं। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए दोस्तों, इसका प्रभाव कई चीज़ों भी पड़ता है, कई पक्षों पर यहाँ पर हम मुख्यतः सामाजिक वर्गों पर और आर्थिक प्रक्रियाओं पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देखेंगे। देखिए, हम सामाजिक वर्गों पे देखते हैं तो आप जानते हैं कि मुद्रास्फीति, या जिसको आप आम चाल की भाषा में महंगाई भी बोल सकते हैं, इसका सर्वाधिक प्रभाव समाज के निम्न वर्गों पर पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, उच्च वर्गों पे तो प्रभाव नहीं पड़ता ये, लेकिन मध्यम वर्गों पे भी तो पड़ना चाहिए। अगर मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हो तो मध्यम वर्ग पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एक मध्यम स्थिति में क्या होता है कि जो उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो अपने अधिशेष, यानी जो उनकी एक्स्ट्रा इनकम है, वो उसको कहीं ना कहीं किसी संपत्ति में निवेश कर देते हैं। जैसे उन्होंने MIS करवा दिया, उन्होंने म्यूचुअल फंड करवा दिया, या उन्होंने किसी ज़मीन की कहीं प्रॉपर्टी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे उनको एक आय प्राप्त होती है। तो ऐसा नहीं कि मुद्रास्फीति का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता है, पर जो निम्न वर्ग होते हैं उनके अपेक्षाकृत उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग पर मुद्रास्फीति का कम प्रभाव पड़ता है। दोस्तों देखिए, मैंने जैसे आपसे बताया था कि मैं आपको न केवल फैक्ट, साथ ही साथ मैं आपका एक समझ भी विकसित करना चाहता हूँ। किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक के ऊपर आपकी समझ विकसित होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप आज वनडे की तैयारी कर रहे हैं, आगे चलकर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें नौकरी मिलने के बाद। हो सकता है अभी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आगे चलकर आपको मुख्य परीक्षा देनी पड़े। तो इसीलिए आप किसी टॉपिक पे केवल रटने के साथ साथ अपनी एक समझ भी विकसित करिए। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? सामाजिक वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है? सर्वाधिक प्रभाव समाज के निम्न वर्गों पर पड़ता है, जबकि उच्च व मध्यम वर्ग अपने अधिशेष को किसी संपत्ति में निवेश कर महंगे उपभोग को प्रतिसंतुलित कर लेता है। ठीक है, सबसे अधिक प्रभाव निम्न वर्ग पर, उच्च और मध्यम वर्ग अपने जो अधिशेष है, जो उनकी एक्स्ट्रा इनकम या जो उनके पास बैलेंस है, उसको वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। और उसके कारण आजकल तो म्यूचुअल फंड आप देख ही रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड में लोग अच्छा खासा पैसा कमा ले रहे हैं। ठीक है, मैं अगली बातें पहुंचता हूँ। अगला पक्ष है आर्थिक प्रक्रियाओं पर। दोस्तों, अगर आप देखें तो आर्थिक प्रक्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो ऋणदाता होता है उसको हानि होती है, जबकि जो ऋण प्राप्त करता होता है उसको लाभ होता है। अब आप कहेंगे ऋणदाता को हानि क्यों होती है? दोस्तों, उसको हानि इसलिए होती है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुद्रास्फीति के केस में क्या होता है, जो मुद्रा होती है उसकी क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। मान लीजिए आपने किसी को 10,000 रुपये उधार दिया है, तो वो 10,000 रुपये तो अभी वही है, लेकिन उस 10,000 रुपये की क्रय शक्ति कम हो चुकी है। आप पहले जिस समय आपने ऋण दिया था उस समय आप 10,000 रुपये में जो चीज़ें खरीद सकते थे, इन्फ्लेशन के बाद आप 10,000 रुपये में वो चीज़ें नहीं खरीद सकते। इसलिए ऋणदाता को हानि हुआ, जबकि जो ऋण प्राप्त करता है उसको लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति का कारण क्या है। वस्तुतः मुद्रास्फीति के दो कारण हैं। कारण तो बहुत सारे हैं, पर यहाँ पे जो मोटे मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो मुद्रास्फीति के दो कारण हैं। पहला कारण है
उसे हम बोलते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, या इंग्लिश में बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि मांग प्रेरित, यानी कि यहाँ पर मांग ज़्यादा है। मांग ज़्यादा है मतलब तो क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो आपूर्ति है यानी जो सप्लाई हो रही वो कम है, पर मांग आपकी ज़्यादा है, यानी सप्लाई से अधिक मांग हो रही है। जैसे आप एक सबसे सरल सा एग्जांपल लें दोस्तों, देखिए आप एग्जांपल हर समय ऐसा याद रखिए, ऐसे एग्जांपल के थ्रू आप किसी चीज़ को पढ़िए जिससे आप चीज़ों को कोरिलेट कर सकें। आप देखें जैसे प्याज में अक्सर प्याज की कीमत बढ़ जाती है। प्याज की कीमत ने तो कई बार लोगों की, कई पार्टियों की सरकार भी गिरा दी है। अब मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं अपने विषय पे आता हूँ। जैसे प्याज के केस में देखते हैं तो प्याज में आप देखते होंगे कि मांग बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन सप्लाई काफ़ी कम होती है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जब हम आपको भूगोल या अर्थव्यवस्था में ही पढ़ाएंगे कृषि से संबंधित चीज़ें तो मैं वहाँ पे ये चीज़ें बताएंगे आपको कि क्या होता है कि जो प्याज है उसकी आपूर्ति कम हो गई। मानसून की प्रतिकूलता से आप जानते हैं कि भारत में किसी को क्या है, मानसून का जुआ कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि आपूर्ति कम हो गई और मांग बढ़ गई तो मुद्रास्फीति होगी ही भाई। अब आपूर्ति कम है और मांग ज़्यादा है तो लोग अधिक से अधिक पैसा दे के चीज़ों को खरीदने की चेष्टा करेंगे और जिसमें मुद्रास्फीति बढ़ेगी। अब आपको मांग प्रेरित, ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ ये जानिए कि जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, उसका कारण क्या है। उसका कुछ कारण होगा, कैसे लोगों की मांग बढ़ जा रही है, किस कारण से मांग बढ़ जा रही है। तो मांग बढ़ने का सबसे सिंपल कारण क्या है कि लोगों की आय में वृद्धि हो जाती है। जब लोगों की आय में वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं उनकी मांग में वृद्धि होना स्वाभाविक है। अच्छा अब यहाँ पे सोचिए, आप देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आप अपने जीवन से, दैनिक जीवन से को रिलेट करके पढ़ेंगे तो चाहे आप किसी भी स्तर का एग्जामिनेशन दे रहे हो, किसी भी स्तर का दोस्तों, आप बहुत ही सहजता से चीज़ों को समझ सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब आप खुद सोचिए कि मांग क्यों बढ़ रही है। मांग बढ़ने का कारण क्या है, लोगों की आय बढ़ रही है। अच्छा आय कैसे बढ़ सकती है, एक तो कारण है कि सरकार ने जो प्रत्यक्ष कर, जैसे कि आपका इनकम टैक्स, ये प्रत्यक्ष कर हो गया। प्रत्यक्ष कर सरकार ने कम कर दिया। जब सरकार प्रत्यक्ष कर कम कर देगी तो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, उनकी मांग बढ़ेगी। इसी तरह अगर बैंकों ने अपना ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो लोग बैंकों से अधिक लोन लेंगे, अधिक से अधिक उससे जो है चीज़ें खरीदेंगे, उसको उत्पादन में लगाएंगे। तो इन परिस्थितियों के कारण मांग बढ़ जाती है जबकि आपूर्ति उसके सापेक्ष उतनी नहीं बढ़ पाती जितनी मांग बढ़ती है, और इसी को हम कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जो थी यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो था वो मांग पक्ष से संबंधित था, डिमांड पक्ष से। ठीक है, लेकिन ये किससे संबंधित है, ये आपका पूर्ति पक्ष से यानी सप्लाई साइड से संबंधित है। कैसे, लागत जनित। अब जब कोई भी चीज़ आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उन चीज़ों में, उस चीज़ों को प्रोडक्शन करने में कुछ न कुछ चीज़ें आप इनपुट करते हैं। आप मज़दूरों का श्रम इनपुट होता है, कच्चा माल लगता है, परिवहन आपका लगता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, और भी चीज़ें लगती हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक सिखाने के लिए। ठीक है, तो लागत जनित मुद्रास्फीति किससे संबंधित है, उत्पादन के लागत से संबंधित है, यानी कि पूर्ति पक्ष से, लागत से। ठीक है, अब लागत महंगा हो जा रहा है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। लागत बढ़ जा रही है किसी चीज़ को बनाने में, क्या कारण हो सकते हैं। पहली चीज़ तो आपका कच्चा माल ही महंगा हो जाए। किसी कारणवश से कच्चा माल अगर महंगा हो गया तो आपका कहीं ना कहीं लागत तो बढ़ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, दूसरा, अगर आपका परिवहन महंगा हो जा रहा है, उस क्षेत्र पे वहाँ का जो है सड़क संरचना उतनी अच्छी अनुकूल नहीं है, जिसके कारण परिवहन, अक्सर आपने भारत में जो है परिवहन की समस्या सुनी ही होगी। ठीक है, दूसरा आपका है बिजली महंगी हो जा रही है आपकी। ठीक है, तीसरा आपकी तकनीक महंगी हो जा रही है, यानी कि कच्चा माल, परिवहन, बिजली, तकनीक, इन सब के महंगी हो जाने से लागत पक्ष पे कहीं ना कहीं भार पड़ेगा और जिससे आपकी मुद्रास्फीति की स्थिति जनित होगी। एक कारण है कि श्रम या मजदूरी महंगी हो जा रही है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर आपको एक चक्र बताता हूँ
आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, खासकर मुख्य परीक्षा, तो उसमें इसका ज़रूर बनाएं। अगर आपको मुद्रास्फीति से संबंधित कारण पूछे जाए तो लागत जनित मुद्रास्फीति कारण इसको आप ज़रूर बनाएं। कारण क्या है आप जानते हैं, जैसे मैं यहाँ से श्रम वाला फैक्टर ले रहा हूँ। अगर किसी फैक्ट्री का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर वहाँ वेजेस यानी श्रम महंगा हो जा रहा है, मजदूरी महंगी हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा होगा। ठीक है, उस चीज़ों को, वस्तुओं को उत्पादन करने में ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब महंगा होगा तो उस वस्तु की प्राइस भी ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, आपको रिलेट कर रहे होंगे। और जब प्राइस महंगी होगी तो कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी होगी। ठीक है, रहन सहन का स्तर भी महंगा हो जाएगा। जब आपको चीज़ें महंगे दामों पर मिलेंगी, अधिक दामों पर मिलेंगी, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगा हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है कहीं ना कहीं वेजेस को फिर महंगा करने के लिए कंपेल यानी बाध्य करेगा। यानी कि एक आप चक्र यहाँ समझ रहे होंगे, वेजेस के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से प्राइस बढ़ा, प्राइस ऑफ के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा, जिससे फिर वेजेस बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी इसमें और भी पक्ष हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के क्या तरीके हैं, जिसे मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। बस दोस्तों, आपसे एक मात्र आग्रह यही है कि अगर मेरे टॉपिक जो आपको या मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको आप अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, आप जो भी टॉपिक बताएंगे मेरे पास पूरे सभी सब्जेक्ट के, जो भी सब्जेक्ट चाहिए, आप सिविल सर्विसेज या किसी भी सब्जेक्ट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, खासकर जीके और जीएससी रिलेटेड, सभी का मैटर बहुत अच्छे तरीके से उपलब्ध है। उसको मैं आपको बहुत ही सहज तरीके से समझा दूंगा। मेरा एकमात्र प्रयास आपको केवल फैक्ट नहीं बताना, साथ ही साथ किसी भी सब्जेक्ट पर आपकी एक समझ विकसित करना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।